हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का, और सिलेबस के मुताबिक ही स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराई जाएंगी बिफोर प्रीलिम्स एंड बिफोर मेंस। तो अभी प्रीलिम्स का समय है, तो इसीलिए हम वीकली 50 एमसीक्यू का टेस्ट कंडक्ट कराते हैं जिसका रिजल्ट आपको एक दिन में दे दिया जाता है। मतलब संडे टेस्ट होता है, मंडे को आपको रिजल्ट मिलता है, और इससे आपने वीक में जो भी पढ़ा उन चीज़ों का रिवीजन हो जाता है। उससे किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है वो सभी चीज़ें हम समझ सकते हैं। प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद वीकली आंसर राइटिंग टेस्ट भी कराई जाएंगी। जो गाइडेंस रहेगा वो एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाएगा। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है उनको कैटर किया जाएगा, रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज़ हो या फिर स्टडी मटेरियल रिगार्डिंग हो या फिर क्लास में कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया हो, कोई भी डाउट हो आप उसको कैटर करवा सकते हैं। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिससे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हैं। फर्दर डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर पे, जो कि है 6002417488। तो देखते हैं आज का पहला आर्टिकल, सुप्रीम चेंज ऑफ माइंड। तो ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है इसमें इसका जो मेन सब्सटेंस है ये है कि किस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पास्ट में जो जजमेंट्स दी थी उनको समय के साथ और चेंजिंग जो हालात है, चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक जो आपका सिनेरियो है उसके साथ जजमेंट्स को ओवरटर्न किया है या फिर जजमेंट्स को बदला है। और उन जजमेंट्स को क्यों बदला है? ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है उसको प्रोटेक्ट की जा सके ओवर पॉपुलर मोरालिटी, प्लस स्टेट से पॉपुलेशन का फंडामेंटल राइट्स को बचाया जा सके, और ओवरऑल जो एक राइट बेस्ड अप्रोच होता है उसको और फर्दर आगे बढ़ाया जा सके। तो इसमें कोर थेसिस ही ये है कि द आर्टिकल आर्ग्यूज दैट द सुप्रीम कोर्ट टेंडेंसी टू ओवरटर्न इट्स ओन पास्ट रूलिंग्स। तो ये किस चीज़ का साइन है? तो ये बहुत लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं कि खुद का जजमेंट खुद ही ओवरटर्न कर रहे हैं, लेकिन जजमेंट को ओवरटर्न करना मतलब क्या है? साइन ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ। ये इंस्टीट्यूशन का स्ट्रेंथ को दिखाता है कि देखिए कि पास्ट में जो जजमेंट हमने दी थी वो उस समय के हिसाब से सही था या फिर उस समय कोई चूक हो गई थी। तो उससे हमें इंस्टीट्यूशन का स्ट्रेंथ, उसका ग्रोथ और उसकी मैच्योरिटी के बारे में हमें पता लगता है, ना कि वीकनेस के बारे में। तो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि 10 साल पहले जो डिसीजन लिया था उसको 10 साल बाद चेंज कर रहे हैं, तो उससे मैच्योरिटी शो होती है, स्ट्रेंथ शो होता है, ना कि वीकनेस शो होता है। और सेम चीज़ अप्लाई होती है इन केस ऑफ आवर जुडिशरी। देन इसमें देख सकते हैं दूसरा जो आर्ग्यूमेंट दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक डेड डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि डेड चीज़ों में क्या होती है, कोई चेंज नहीं आता है, वो डीके होके ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो चीज़ें लिविंग होती है उनके अंदर हम क्या करते हैं, समय के साथ ग्रोथ देखते हैं, एक पॉजिटिव चेंज हम देखते हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जिसको चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक जो आपकी ट्रेंड है, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसके साथ अलाइंड करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे बदलाव लाए गए हैं थ्रू पार्लियामेंट एज वेल एज थ्रू जुडिशियल डिक्टेट। तो जुडिशरी के जो वर्डिक्ट्स है, जो जजमेंट्स है, उससे भी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, एक जो लाइफ है वो कॉन्स्टिट्यूशन को दिया जाता है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या है, लिविंग डॉक्यूमेंट है। तो इसीलिए पास्ट में जो चीज़ कह दिया गया वो प्रेजेंट में नहीं चेंज कर पाएंगे, तो वो उसको डेड डॉक्यूमेंट समझाएगा। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अ लिविंग डॉक्यूमेंट, इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट। सो इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो के साथ इसको चेंज कर सकते हैं। फर्दर देखते हैं करेक्शन ऑफ जुडिशियल सीन्स। तो अभी जो गलती है इसमें, सीन मतलब एरर जो है, जो जुडिशरी के द्वारा पास्ट में एरर हुआ है, जैसे एडीएम जबलपुर केस जो है
उसमें आपका एग्जीक्यूटिव को बहुत ज़्यादा पावर मिल गया। फिर जो शंकरी प्रसाद केस था 1950s में, उसमें भी एग्जीक्यूटिव को, पार्लियामेंट को बहुत ज़्यादा पावर मिला। इन दोनों ही जो पास्ट के जो एरर थे उनको चेंज किया गया। जैसे शंकरी प्रसाद केस को मेनका गांधी केस 1978 में ओवरटर्न किया गया। एडीएम जबलपुर केस को जो राइट टू प्राइवेसी का जजमेंट था 2017 पुट्टास्वामी जजमेंट, उसमें ओवरटर्न किया गया। तो इससे क्या है, जो पास्ट के एरर्स है उसको करेक्ट किए गए हैं, और एरर करेक्ट करना अपने आप में क्या है, एक मैच्योरिटी को दिखाता है। ये जो भी चेंजेस लाई गई है, लिविंग डॉक्यूमेंट है, जुडिशियल सीन्स को करेक्ट किया गया है, इसको क्यों किया गया है? प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स के लिए, जैसे प्राइवेसी का प्रोटेक्शन हो, LGBTQ का प्रोटेक्शन हो, या फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करना हो। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जो प्रोविजन है मेनका गांधी केस से ये उभर के आया 1978 में। LGBTQ का जो राइट्स है, नवतेज सिंह जौहर जो केस था, जितना तक ध्यान है 2018 का था ये। प्राइवेसी का जो जजमेंट था 2017 का है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही है। इट मीन्स सिटीजन को एम्पावर कर रही है। कैसे? इन जजमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन को और स्ट्रेंथन करते हुए, जो पार्ट 3 है उसको और स्ट्रेंथन करते हुए, बाय करेक्टिंग अर्लियर जजमेंट्स। अभी इसमें अगर आर्टिकल 141 देखें तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके के जो आर्टिकल है 141, 142, 143, दीज आर इन न्यूज़, दीज आर इन करंट सिनेरियो, सो दिस माइट बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग प्री मेंस एंड इंटरव्यू। तो आर्टिकल 141 क्या कहता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी वर्डिक्ट दिया जाएगा, वो सभी वर्डिक्ट जो रहेंगी वो बाइंडिंग होगी ऑन ऑल कोर्ट्स। जितने भी कोर्ट है उनके ऊपर ये बाइंडिंग तरीके से अप्लाई होंगे। बट इट डजंट मीन कि ये जो बाइंडिंग है एससी इटसेल्फ इज बाउंड। तो अगर एससी इटसेल्फ अपने जजमेंट को लेके बाउंड हो जाएंगे तो उससे क्या है, फाइनल हो जाएगा वो जजमेंट, और वो जजमेंट किसको सुपरसीड कर देगा? जस्टिस को। तो जजमेंट फाइनली आपका जस्टिस दर्शा रहा है या नहीं। पास्ट में कोई जजमेंट अगर आपकी जस्टिस को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है तो उसको ओवरटर्न किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अभी जो पर्टिकुलर आर्टिकल है इसका हम थोड़ा हिस्टोरिकल इवोल्यूशन क्या है वो देखने की कोशिश करेंगे। तो जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है आर्टिकल 21, इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था इन AK गोपालन केस ऑफ 1950, जिसमें जो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ है अंडर आर्टिकल 21। तो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ की पार्लियामेंट जो भी लॉ फ्रेम करेगी, जुडिशरी का काम होगा उसको सिर्फ चेक करना कि जो लॉ है उसके हिसाब से आपके पनिशमेंट हो या फिर प्रोसीजर हो वो चल रहा है या नहीं। इसमें कोई चेंजेस लाने का जो काम होगा वो जुडिशरी का नहीं होगा। ऐसा AK गोपालन केस का जो वर्डिक्ट था उसका आप एसेंस समझ सकते हैं। लेकिन इससे क्या होगा कि ऐसा कोई लॉ है जो अनजस्ट है, फेयर नहीं है, अनरीजनेबल है, तो उससे क्या है आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 ये सभी वायलेट होंगे। तो ये चीज़ को कोर्ट ने ऑब्जर्व किया इन मेनका गांधी केस ऑफ 1978, और इस ऑब्जर्वेशन के बाद AK गोपालन केस को बेटर ऑब्जर्व करने के बाद मेनका गांधी केस आया, और इस केस में आपके सिर्फ प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ को ही नहीं माना, इसके साथ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी माना कि ठीक है लॉ के द्वारा जो भी चीज़ें सेटल की गई है बाय पार्लियामेंट वो ठीक है। लेकिन जब कोई केस आएगा सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट अगर को लगता है कि जो लॉ बनाया गया है, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ है, उसमें अगर कोई अनफेयरनेस है, अनरीजनेबलनेस है या फिर अनजस्ट है, तो कोर्ट उसको क्या कर सकती है, अंडर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, या फिर आपकी एग्जीक्यूटिव को डायरेक्शन दे सकती है कि रिकमेंडेशन दे सकती है कि इसमें पर्टिकुलर चेंज आने के बाद ही ये लॉ अप्लाई होगा। तो इससे क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन को और स्ट्रेंथन किया गया। देन आपकी जो हमारी पॉपुलेशन की राइट्स है उनको और फर्दर इन्हेंस कर दिया गया। इमरजेंसी एंड हेबियस कॉर्पस, तो
जो एडीएम जबलपुर केस था 1976 का, तो ये जजमेंट आया था बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो जब 5 जजेस की बेंच होती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन जाती है। और इस जजमेंट में 4:1 की रेशियो में ये जजमेंट आया था। और ये इमरजेंसी के समय का जजमेंट था, जिसमें आपके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये मेंशन किया था कि सिटीजन जो है वो अपने राइट टू मूव कोर्ट को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे ड्यूरिंग इमरजेंसी, इंक्लूडिंग हेबियस कॉर्पस। तो हेबियस कॉर्पस क्या है? जो 5 रिट है अंडर आर्टिकल 32, उसमें से एक है कि अनलॉफुल डिटेंशन अगर किया जाता है तो उसमें हेबियस कॉर्पस लगा के पर्टिकुलर इंडिविजुअल का राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो हेबियस कॉर्पस को ही नकार दिया गया था। इसी जो जजमेंट में जो गलती थी, इसको ओवरटर्न किया इन के.एस. पुट्टास्वामी जजमेंट इन 2017, जो 9 जजेस बेंच था, जिसने ओवर रूल किया एडीएम जबलपुर को। तो ये एक हिस्टोरिकल मिस्टेक था जिसको बाद में ठीक कर दिया गया। और इसमें यह कहा गया कि जो राइट टू लाइफ है वो इनएलिएनेबल है। इसको एक्सट्रीम से एक्सट्रीम सरकमटेंसेस में ही सिर्फ क्या किया जा सकता है, राइट टू लाइफ को छीना जा सकता है, जैसे बाय डेथ पेनल्टी, दैट टू बाय जुडिशरी, एंड दैट टू आफ्टर लॉट ऑफ रिव्यूज। जैसे रिव्यू पिटिशन है, क्यूरेटिव पिटिशन है अंडर आर्टिकल 136, उसको करने के बाद ही लाइफ सेंटेंस दिया जा सकता है। नेक्स्ट अगर देखें राइट टू प्राइवेसी, तो अभी इसमें ध्यान रखिएगा, एमपी शर्मा और खड़क सिंह 2 केस था, एक 54 का एक 62 का। इसमें आपके ऑनरेबल कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को गारंटेड फंडामेंटल राइट के हिसाब से नहीं है, ये इस जजमेंट में कहा था, लेकिन इसी को ओवरटर्न किया इन के.एस. पुट्टास्वामी जजमेंट ऑफ 2017। 9 जजेस बेंच था, जो ये बेंच था, सेम बेंच। तो ये सेम बेंच ने ही क्या किया था, सेम बेंच सेम केस था, एमपी शर्मा खड़क सिंह केस को ओवरटर्न किया एंड एडीएम जबलपुर केस को ओवरटर्न किया। फिर सेक्शन 377 को जो डीक्रिमिनलाइज किया गया कि जो LGBTQ कम्युनिटी है या फिर जो गे रिलेशनशिप है या फिर लेस्बियन रिलेशनशिप है, उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया। पहले ये क्रिमिनलाइज था कि कोई होमोसेक्सुअल रिलेशन नहीं रख सकते हैं, लेकिन जब पुट्टास्वामी जजमेंट आया 17 में कि लोगों का प्राइवेसी है, तो अगर प्राइवेसी है तो लोग क्यों, आपकी अगर प्राइवेसी है तो लोग अगर प्राइवेट स्पेस में कोई आपके होमोसेक्सुअल रिलेशन रख रहा है तो वो किसी का कंसर्न नहीं होना चाहिए, स्टेट को उसको क्रिमिनलाइज करना का हक नहीं बनता है। तो इसीलिए के.एस. पुट्टास्वामी जजमेंट की वजह से नवजीत सिंह जोहर जो केस है वो आया, और जिसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था 5 जजेस बेंच, जिसने 2013 का जो वर्डिक्ट था उसको ओवर रूल कर दिया। अभी 2013 का वर्डिक्ट क्या था, सुरेश कुमार कौशल केस। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी को अफेल्ड कर दिया कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ऐसा कहा। और उससे पहले दिल्ली कोर्ट ने इसको डिक्रिमिनलाइज किया था, लेकिन आपकी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको फिर से क्रिमिनलाइज कर दिया। और ठीक कुछ आपके 5 साल के बाद ही फिर से कहा कि नहीं, ये क्रिमिनलाइज नहीं है, ये डिक्रिमिनलाइज है। कॉन्सेंसुअल अगर है सेम सेक्स रिलेशन, देन इट इज ओके, इट हैज नथिंग टू डू विथ एनी सॉर्ट ऑफ क्रिमिनलाइजेशन। तो इसे आप देख सकते हैं। खाली इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो टाइम ड्यूरेशन है काफ़ी शॉर्ट है, इसीलिए ये क्रिटिसाइज होता है कि 5 साल के पहले कुछ एक जजमेंट दिया, 5 साल के बाद कुछ एक जजमेंट दे रहे हैं। तो जो इसका अगर हम क्रिटिसिज्म देखें तो काफ़ी शॉर्ट टाइम में ये जजमेंट को ओवरटर्न किया है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि 28 ईयर्स के बाद ओवरटर्न किया इसको। ओके, तो ये जो ओवरटर्न है इसमें टाइम लगा है, तो एक समय के बाद अगर किया जाता है तो उसमें क्या है, सही है। लेकिन अगर जुडिशरी बहुत क्विक ओवरटर्न करती है तो उससे क्या होता है, लोगों का जो एक आपका फेथ होता है जुडिशरी में वो थोड़ा चरमराने लगता है। तो वही चीज़ इसमें कहीं पे मेंशन की गई है कि जुडिशियल इनस्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी। तो इसमें ये केस को हम ले सकते हैं कि इसमें आप एक इंस्टेबिलिटी देख सकते हैं कि 5 साल पहले कुछ जजमेंट, 5 साल बाद कुछ जजमेंट। फिर इसमें यह भी कहा गया है कि जजमेंट जो है वो एक प्रेसिडेंट सेट करना चाहिए और एक स्टेबिलिटी उसमें रहनी चाहिए। टू फ्रीक्वेंट जो चेंजेस है उसको इग्नोर करने चाहिए। जो भी जजमेंट देते हैं उनको बेटर आपके इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी को रखते हुए ही देने चाहिए।
फिर से इसमें सुरेश कौशल वर्सेस नवजीत सिंह जौहर का जो केस था उसको कंपेयर किया है। और ये भी कहा है कि इसमें पहले जो नवजीत सिंह जौहर में जो जजमेंट दिया उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को फॉलो किया था, और सुरेश कौशल जो जजमेंट था उसमें मेजोरिटेरियनिज्म को फॉलो किया था, मतलब पॉपुलर या फिर पब्लिक मोरालिटी को। तो अगर पब्लिक मोरालिटी हम फॉलो करें तो कॉन्स्टिट्यूशन का रहने का क्या मतलब है, तो वो ये सभी इसके चैलेंजेस है। नेक्स्ट, अगर इसमें कुछ जो टर्मिनोलॉजीज है इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया है यहीं पे, ताकि आप क्या कर सके, इसको बेटर तरीके से समझ सके। तो हेबियस कॉर्पस क्या है, एक रिट है, ऑलरेडी बताया। सेडिशन 124A IPC, तो सेडिशन का जो आपका सेक्शन है उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने हॉल्ट कर दिया था कि इसको आप रेगुलर या फिर रूटीन इस्तेमाल इसका नहीं कर सकते हैं। फिर जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उसको हम वायलेट नहीं कर सकते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को वायलेट नहीं करने का क्या मतलब बनता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो किया जाना है। आर्टिकल 141 मैंने ऑलरेडी बताया है। ओके, तो ये बाकी क्या है, ओबिटर डिक्टम। तो ओबिटर डिक्टम एन ऑब्जर्वेशन मेड बाय अ जज और कोर्ट इन अ लीगल ओपिनियन दैट इज नॉट नेसेसरी टू द डिसीजन ऑफ द केस एंड इट इज देयरफॉर नॉट बाइंडिंग प्रेसिडेंट। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप समझ लीजिए कि आपका जो सेक्शन 497 को डिक्रिमिनलाइज किया गया एडल्ट्री को, तो इसमें कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि ठीक है आपका जो एडल्ट्री है उसको हम डिक्रिमिनलाइज करते हैं, लेकिन ये कंटिन्यूअसली एक सोशल क्राइम बना रहेगा। तो सोशल क्राइम बना रहेगा मतलब क्या, सोसाइटी के मॉरलिटी के खिलाफ रहेगा। तो ये चीज़ अभी बाइंडिंग नहीं है इसमें, उसी को कहा है ओबिटर डिक्टम। नेक्स्ट है लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेस से इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखें तो फेलेबिलिज्म क्या होता है कि जो ह्यूमन नॉलेज है, ह्यूमन बीइंग है, वो प्रोन टू एरर है, उनसे गलती हो सकती है। तो इसीलिए हर जगह में सेल्फ करेक्शन का मैकेनिज्म होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का क्या अर्थ है, जैसे जो पुराने जो जजमेंट्स थे ट्रांसफॉर्मेटिव नहीं थे सोसाइटी के लिए, बाद में जब उसको ओवरटर्न किया गया, मतलब ट्रांसफॉर्म करने का कोशिश किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल पे, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल के हिसाब से देश चले, ना कि सोसाइटी के मॉरलिटी के हिसाब से। जो सोसाइटी का जो कस्टमरी पुराना मॉरलिटी है जो इंडिविजुअल राइट को हिंडर कर सकता है, उसको जजमेंट के जरिए दूर करना ज़रूरी है। फिर आपका जो लिविंग ट्री डॉक्ट्रिन मतलब क्या है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसका एक फैलाव है, उसका एक रूट है, तो उसको हमें प्रोटेक्ट करके रखना ज़रूरी है। फिर एथिकल रिलेटिविज्म वर्सेस यूनिवर्सल राइट, तो इसमें यही बता रहा है। सुरेश कौशल केस में हम क्या देख सकते हैं, एथिकल रिलेटिविज्म को देख सकते हैं कि जब हम एथिक्स सोसाइटी का एथिक्स को हम रिलेट करके देखते हैं तो उससे क्या होता है, जो होमोसेक्सुअल रिलेशन है वो हमें ऐसा लगता है गलत है, लेकिन यूनिवर्सल राइट्स के हिसाब से देखें तो सही है। इसीलिए नवजीत सिंह जौहर में यूनिवर्सल राइट को दिया गया। तो अभी होमोसेक्सुअल रिलेशन ऐसा तो नहीं है कि जो हेट्रोसेक्सुअल रिलेशन है वो तो रास्ते में सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाते हैं, वो अपने प्राइवेसी में ही बनाते हैं। तो अगर दो इंडिविजुअल मेल है तो वो प्राइवेट स्पेस में, अपने प्राइवेट स्पेस में क्या कर रहे हैं ये सोसाइटी का कंसर्न नहीं होना चाहिए। वही चीज़ इसमें हम देख सकते हैं। बाकी डायमेंशंस में अगर देखें तो सोशल डायमेंशन में हम देख सकते हैं कि जो रिकॉग्निशन दी गई है LGBTQ रिलेशनशिप को, तो इससे सिटीजन को प्रोटेक्ट किया गया है। पॉलिटिकली देखें तो ADM जबलपुर केस हो या फिर आपका जो शंकरी प्रसाद केस है, उसमें एग्जीक्यूटिव पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो बाद में उसको ओवरटर्न करके चेक ऑन एग्जीक्यूटिव पावर लाया गया। लीगली अगर देखें तो हम देख सकते हैं कि जो एक आपका रिफाइनमेंट है ऑफ हायरार्की ऑफ जजमेंट्स का, कि पास्ट में जो जजमेंट्स में थोड़ी कंटामिनेशन रह गई थी उसको रिफाइन कर दिया गया ताकि लीगली वो पूरा सही रहे। एथिकली अगर देखें तो आपका रिस्टोर्स डिग्निटी ऑफ मार्जिनलाइज ग्रुप। तो अभी हम मार्जिनलाइज ग्रुप का क्या मतलब समझते हैं, सिर्फ जो गरीब है या फिर पिछड़े वर्ग है उसी को समझते हैं, लेकिन मार्जिनलाइज वो भी लोग हैं जो आपके मेजॉरिटी के तुलना में माइनॉरिटी में हैं। फॉर एग्जांपल जो आपके होमोसेक्सुअल्स हैं,
इंटरनेशनल अगर देखें तो जो भी प्रेजेंट जजमेंट है वो हम ग्लोबल लेवल पे कंपेयर करके देखें, जो प्रोग्रेसिव नेशन है उसमें भी ऐसा प्रोग्रेसिव ग्लोबल जूरिस्प्रूडेंस देखा गया है। तो उसी को हमारे देश में भी उसी लीगल लैंग्वेज को इस्तेमाल किया गया है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, प्राइवेसी एंड पर्सनल लिबर्टी। इकोनॉमिकली देखें तो अभी जो एक आपका प्राइवेसी है हमारा, वो उसको प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी है आज के डिजिटल इकोनॉमी में, ई कॉमर्स में, जहाँ पे क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो होता है। नेक्स्ट इसमें लिंकेजेस दिखाए गए हैं कि आप एनसीईआरटी से अगर पढ़ रहे हैं तो कौन सी किताबें आप पढ़ सकते हैं, वो चीज़ें इसमें बताई गई है। प्लस जो लिंकेजेस है सिलेबस से वो इसमें बताया गया है। बाकी जो सिलेबस का लिंक है वो दिखाया गया है। वे फॉरवर्ड अगर देखें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उनको जो मैटर्स है इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल इंटरप्रिटेशन उसको देखना ज़रूरी है। तो जो भी आपकी प्रोविजंस है वो चाहे हमारे जो स्टैचूट है उसमें हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो अलाइन नहीं हो रहे हैं उनको देखना काफ़ी ज़रूरी है। और एक बैलेंसिंग एक्ट बनाना ज़रूरी है, जो एरर हुए हैं पास्ट में उसको करेक्ट करना ज़रूरी है ताकि एक लीगल सर्टेनिटी जो है वो बनी रहे। और जो भी इंटरप्रिटेशन है वो डायनेमिक होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आज के जो चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल सिनेरियो है उसमें राइट्स को प्रोटेक्ट करना बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज़ वेरी नेसेसरी। लास्ट एंड आखिरी आर्टिकल देखते हैं, व्हाई फ्रीबीज सिग्नल अ कोलैप्स ऑफ पॉलिटिकल एम्बिशन। तो फ्रीबीज अभी क्या है, जहां गवर्नमेंट क्या कर रही है, वोट बैंक के लिए फ्री चीज़ों को बांट रही है जिसका कोई लॉन्ग टर्म सब्सटेंस नहीं है। लॉन्ग टर्म में ये स्टेट को भी नुकसान में ले जाती है और जो पॉपुलेशन है उनका भी जो एक्चुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, हेल्थ का, एजुकेशन का, स्किल का, एजुकेशन का, वो नहीं हो पाता है। तो वही इस जो आर्टिकल है उसका मेन थीसिस है कि जो प्रोलिफरेशन ऑफ फ्री बीज है वो रिप्रेजेंट करता है फेलियर ऑफ पॉलिटिकल एम्बिशन को, कि जो पॉलिटिकल एम्बिशन है अभी के समय पे क्या है, एक आपका क्लाइंट एंड आपका सेलर, कंज्यूमर एंड सेलर का रिलेशन बन गया है, जिसमें कंज्यूमर जो है वो है वोटर, जिनको सेल करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज फ्रीबीज, कि फ्री भी ले लो, हमें वोट दे दो, पावर में भेज दो। और इससे लॉस क्या होता है, जॉब क्रिएट नहीं हो पाता है, जो पॉपुलेशन की प्रोडक्टिविटी है वो नहीं बढ़ पाती है, जो सोसाइटी में ह्यूमन कैपिटल बिल्ड होना होता है वो नहीं हो पाता है। तो ये सबसे क्या है, एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आप किसी भी फ्री बी को लेंगे तो इसमें एक आपका द फेलियर, पॉलिटिकल फेलियर एडमिशन को कैसे बताया गया है कि स्टेट अगर फ्री बी देती है तो एक इंसान को क्या दे रही है, एक मछली दे रही है एक दिन खाने के लिए। वो दूसरा दिन क्या होगा, फिर से उसके पास, वो गरीब हो जाएगा, उसको फिर से फिश चाहिए होगा, तो फिर से वो स्टेट को राह तकेगा। तो उससे क्या है कि बेटर है उसको फिशिंग ही सिखा दे। तो अगर फिशिंग सिखा दे तो वो इंसान क्या कर सकता है, खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो सकता है और वो सोसाइटी को भी इम्प्रूव कर सकता है। तो अभी इसका जो मॉरल है यही है कि गवर्नमेंट को या फिर पॉलिटिकल पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन खेलती है या फिर जो पावर में आ जाती है गवर्नमेंट, उनको सब्सटेंटिव पॉलिसी लेना है, ना कि फ्री कंबल, मच्छरदानी ये सब देना है, टीवी, फ्रिज ये देना है। इसके जगह पे क्या देना है, उनको टीचिंग हिम टू फिश, मतलब एजुकेशन दो, स्किल दो, बेटर हेल्थ दो, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर दो। तो उससे क्या है, हर इंसान जो है अपने आप में संपूर्ण हो जाएगा, हर इंसान की कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, हर इंसान फ्रीडम को अचीव कर सकेगा। और स्टेट का जो मैंडेट है अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो है टीचिंग हिम टू फिश, नॉट गिविंग अ मैन अ फिश। तो इसमें अभी इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि जो चावल दाल दिया जाता है वो नहीं देना है, वो बेसिक नीड्स है, क्योंकि जब लोग खाएंगे पहले तो सब देना ही होगा, फ्री एजुकेशन हो, फ्री राशन हो, तभी लोग क्या है कैपेबल बन पाएंगे। और उसके बाद जब कैपेबल बन जाएंगे तो वो गवर्नमेंट का फ्री चावल को एक्सेस नहीं करेंगे, उसके जगह पे वो बेटर कमाई करते हैं, बेटर चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे, बेटर न्यूट्रिशन को एक्सेस कर पाएंगे।
तो वही चीज़ इसमें दिखाई गई है कि बिहार में भी अभी क्या हुआ, इलेक्शन पॉपुलिज्म देखा गया कि एनडीए ने प्रॉमिस किया 10,000 कैश देने का, जहाँ की अपोजिशन ने 30,000 देने का प्रॉमिस किया। तो इन्होंने ये जो प्रॉमिस किया है इसमें कोई फिस्कल अर्थमेटिक इन्होंने नहीं देखा है ड्यूरिंग कैंपेन, कि बस प्रॉमिस करना है कर दो और बाद में जब पावर में आएंगे, जब लोग फिर इसको डिमांड करेंगे तो वो क्या है, आपके फिस्कल जो पॉलिसी है उसमें दरारें आएंगी। दरारें मतलब क्या है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो बढ़ेगा, ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो फ्री में सामान बांटेंगे तो उससे क्या होगा, जो लोगों को आपके स्कूल चाहिए, कॉलेजेस चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, डिस्पेंसरीज चाहिए, वो नहीं मिल पाएंगी। और एक क्या है, जो गवर्नमेंट है वो भी डेट में चली जाएंगी। और गवर्नमेंट डेट में जाना मतलब क्या, गवर्नमेंट डेट तो नहीं कहा जाता है उसको, पब्लिक डेट। पब्लिक से ही फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टैक्सेस को बढ़ा के वसूल करेंगी। और टैक्स क्या है, हर गरीब से गरीब इंसान भी पे करता है। हर एक, आप एक बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं तो उसमें भी जीएसटी लगता है। तो कोलैप्स, हम देख सकते हैं इसमें कि एक कोलैप्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल चेक है। कैसे कोलैप्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल चेक है, जो ओपोजिशन पार्टी है वो भी गवर्नमेंट को ओपोज नहीं करती है कि क्यों फ्री भी बांट रहे हैं, क्योंकि नहीं तो पीपल क्या करेंगे, लगेगा कि जो अपोजिशन है वो एंटी पोर है, गवर्नमेंट को काम नहीं करने दे रही है। जो कैग है जो ऑडिट करता है, तो ये तो पोस्टमार्टम करता है कि जब खर्चे वर्चे सब हो जाते हैं उसके बाद ये हिसाब निकालता है। तो ये ऑडिट से वार्न करेंगे कि आपका पॉलिसी अनसस्टेनेबल है, उससे पहले जो स्पेंडिंग है वो हो चुका होता है। और इससे मार्केट भी क्या है, डिस्टॉर्ट होता है। देन दो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन के पास भी क्या है, वोटर्स, आपके जो कैंपेन बिहेवियर है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, नॉट गवर्नेंस। तो गवर्नमेंट कैसे फ्रीबीज बांट रही है पॉलिसीज बना के, उसको ईसीआई कंट्रोल नहीं कर सकती है। तो इसमें एक चीज़ ये भी कहा गया है कि अभी हमें कंफ्यूज नहीं होना है फ्रीबीज और वेलफेयर के बीच में। तो फ्री कंबल देते हैं वो फ्रीबीज है, फ्री इडली खिलाते हैं वो फ्रीबीज है। ओके, तो आपके जो फ्री में चीज़ें बांटी जाती है, जो लोग खुद से कमा के खा सकते हैं, वो चीज़ें फ्रीबीज है। वेलफेयर कौन से है, जिससे लोगों की कैपेसिटी बिल्ड होती है, जैसे डेस्टिट्यूट को सेफ्टी नेट दिया जाता है, तो वो आपका क्या है, एसेंशियल पब्लिक वेलफेयर सर्विसेज है अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये इसी चीज में प्रॉब्लम है कि एक बहुत ज़्यादा थिन लाइन है कि किसको फ्री भी कहे, किसको वेलफेयर कहे। तो और फ्री भी क्या है, कम्पिटिटिव वोट बाइंग है, ये सब बोली लगाएंगे, मैं इतना देने वाला हूँ, मैं इतना देने वाला हूँ। ओके, और जो आपका इन्वेस्टमेंट करना है एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो पीछे छूट जाता है। तो अभी अगर हम हिस्टोरिकल इवोल्यूशन अगर देखें फ्री बी कल्चर का या फिर रेवरी कल्चर का, इसको ऑनरेबल पीएम ने रेवरी कल्चर भी कहा है, फ्री बी का कल्चर को। तो ये जो रेवरी कल्चर है या फिर फ्री बी का कल्चर है, ये स्टार्ट हुआ था तमिलनाडु से इन 1950s एंड 60s में, जिसमें आपके कुमारस्वामी कामराज जी ने मिड डे मील दिया था स्कूल में। तो ध्यान रखिएगा, मिड डे मील अपने आप में ये बुरा नहीं है, ये सही पॉलिसीज था। मिड डे मील देना या फिर आपकी जो गरीब से गरीब लोग हैं उनको राशन देना। लेकिन 1970-80 के बाद क्या हुआ, AIADMK ने साड़ी बांटना चालू कर दिया, फ्री साड़ी, फ्री चप्पल, फ्री टेलीविज़न। तो ये आपका क्या हुआ, फ्री बी में आ गया। ऊपर वाली जो पहली स्कीम्स है वो वेलफेयर स्कीम्स है। फिर 1990 से 2000 के बीच में देखें तो पंजाब, हरियाणा ने फार्म जो लोन था उसको वेवर करना स्टार्ट कर दिया, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फिर आपका फ्री कलर टीवी वगैरह वगैरह इन तमिलनाडु, लैपटॉप्स। तो ये सभी चीज़ें फ्री बी को दर्शा रही हैं। तो फार्म लोन एक बार वेवर किया वो सही है, लेकिन उसको पॉलिटिकल मोटिव से वेव करना वो सही नहीं है, ये एक मॉरल हैजर्ड बन जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट कम्पिटिटिव एस्केलेशन। तो प्रेजेंट में अगर कम्पिटिटिव एस्केलेशन हम देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में, बिहार में, तो ये जो प्रॉब्लम्स है वो देखी जा सकती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चैलेंजेस रिलेटेड टू द इशू। एक फिस्कल स्ट्रेन जो है वो देखा जाता है कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टेट की डेट टू जीडीपी रेशियो, मतलब जीडीपी का कितना प्रतिशत डेट है, 30% डेट है। तो ये काफ़ी ज़्यादा है। एक इकोनॉमिक डिस्टॉर्शन भी हम देख सकते हैं, फ्री भी बांटते ही पैसे कम हो जाते हैं फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर।
फॉर एजुकेशन वगैरह। सोशल डिपेंडेंसी जो है वो बढ़ जाती है, जो पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट हो जाती है, काम नहीं करना चाहती है। तो इसीलिए लोगों को डिस्करेज किया जाता है बाय फ्रीबीज कि वर्क नहीं करना है, गवर्नमेंट सब देगी। और एक पॉलिटिकल विशियस साइकिल बन जाता है, क्योंकि जब जो पार्टी रूलिंग पार्टी है वो प्रॉमिस करेगी कि मैं फ्री भी देने वाला हूँ, फिर नेक्स्ट क्या होगा, आपका जो ओपोजिशन पार्टी में रहेगी उसको भी लगेगा कि फ्री भी देने से ही आपका पावर में आया जा सकता है, तो ये विशियस साइकिल बन जाएगा। और एक गवर्नेंस में भी इशू आएगा, क्योंकि फ्री बीज में क्या होता है, जो पैसे आते हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा करप्शन होता है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर तो रहता ही है, प्लस जो बांटते हैं इसको, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इसमें करप्शन करने लग जाती है, अपने फ़ायदे देखने लग जाती है। जो की टर्म्स है, रेवड़ी कल्चर, ऑलरेडी बोला मैंने, फ्री बी को ही रेवड़ी कल्चर कॉइन किया बाय ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी जी। फिजिकल प्रूडेंस नहीं है इसमें। फिजिकल प्रूडेंस नहीं होना मतलब क्या, आय से ज़्यादा खर्चा हो जाता है, और जो खर्चा किया जाता है वो अनसस्टेनेबल है, उसमें कोई प्रोडक्टिविटी नहीं रहती है। इसीलिए लोगों को ह्यूमन कैपिटल बनाना है बाय गिविंग देम स्किल, एजुकेशन एंड हेल्थ। और जो पॉपुलिज्म लेनी है वो आपकी जो कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म में यही कही गई है कि पार्टीज जो है बीट करने लग जाती हैं, कोई बात नहीं, वो 10 देगा तो मैं 20 दूंगा, वो 20 देगा तो मैं 30 दूंगा, ऐसे। फिर आप जो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो डिफीट हो जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो कॉन्सेप्ट है वो डिफीट होता है। तो लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेसिस से देखें तो अगर हम बेंथम या मिल का जो कॉन्सेप्ट है यूटिलिटेरियनिज्म का, तो इन्होंने क्या क्या कहा है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, दैट टू फॉर लॉन्ग टर्म। तो अभी जो किया जा रहा है वो शॉर्ट टर्म में हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करने की कोशिश की जा रही है, जो एथिकली सही नहीं है। कैपेबिलिटी अप्रोच अगर देखें बेंथम का, सॉरी अमर्त्य सेन जी का, तो इसमें उन्होंने यही कहा है कि लोगों की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ानी ज़रूरी है थ्रू स्किल, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। तो वो सभी चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। फिर लिबर्टेरियनिज्म के पर्सपेक्टिव से देखें, जैसे नॉसिक इसके एक प्रोपाउंडर हैं, तो इन्होंने मिनिमल गवर्नमेंट के बारे में कहा है कि गवर्नमेंट जितना कम इंटरफेरेंस करेगा उतना ही ज़्यादा देश का जो है आपका डेवलपमेंट होगा। तभी लोग क्या है, आपकी जो प्राइवेट एंटिटीज़ आएंगी वो जॉब क्रिएट करेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करेंगी, तो उससे देश का डेवलप हो पाएगा। रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी देखें तो अगर हम फ्री बी को मानते हैं तो इससे सोशल कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन फ्री बी के बारे में नहीं कहता है, वो वेलफेयर के बारे में, एक्चुअल फ्रीडम और डेवलपमेंट के बारे में कहता है। तो इससे हमें क्या है, जो पूरा आर्टिकल है उसको पता लगा है। तो अभी इसमें ध्यान रखिएगा, डायमेंशंस जो है वो आप समझ पाएंगे। बाकी वे फॉरवर्ड देखें तो वही करना है, लेजिस्लेटिव एक्शन लेना है, लॉ बनाना है, नेशनल कोड ऑफ कंडक्ट की इलेक्शन में किस तरीके से कंडक्ट किया जाना है, फ्रीबी को मिनिमाइज करना है, ख़त्म करना है, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो FRBM एक्ट है उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना है ताकि जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है उसको कम किया जा सके। तो ये सभी चीज़ें, फिर वोटर अवेयरनेस बढ़ानी ज़रूरी है ताकि वोटर क्या हो, अवेयर हो कि कौन से पार्टी जेन्युइन है जो काम कर सकती है। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। बाकी डिफरेंट और आर्टिकल भी इसमें ऐड किया गया है, और इन्हीं आर्टिकल का अभी जो मैंने समझाया, बाकी 2 आर्टिकल उसी तरीके से आप इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। कोई डाउट रहता है तो आप हमें बताइएगा, हम चीज़ों को और बारीकी से समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आज के लिए इतना ही।